हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल किफ़न जीएफ में। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 मई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के दोबारा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ए मार्क कोड्रॉन, बी थॉमस बाक, सी नरेंद्र बत्रा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नरेंद्र ध्रुव बत्रा। फिर से FIH फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के अध्यक्ष बन गए हैं। अभी हाल ही में शनिवार को इनका एक वर्चुअली ऑनलाइन वोटिंग हुई थी जिसमें टोटल 124 लोगों ने वोट किया था। उसमें से जो नरेंद्र बत्रा जी को वोट मिले थे वो मिले थे 63, और उनके जो विपक्षी थे अध्यक्ष के लिए वो थे मार्क कोड्रॉन जो कि बेल्जियम से थे, और उनको 61 वोट मिले थे। तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी ने मात्र 2 वोटों से विजय हासिल किया है। तो ये FIH के नए अध्यक्ष दोबारा से बन गए हैं। नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल देखें तो कब तक रहने वाला है? 2024 तक FIH के अध्यक्ष के रूप में पद संभालेंगे। अब देख लेते हैं कि FIH है क्या। FIH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 7 जनवरी 1924 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है FIH का वो लॉचेन स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो टोटल सदस्य देश हैं वो हैं 135 सदस्य देश हैं, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं हाल ही में नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी बने हैं। अगला बात करें हम कि यहाँ पर हॉकी की बात की गई है, तो हम पुरुष विश्व हॉकी कप के बारे में बात करें तो जो पुरुष विश्व हॉकी कप पहला पुरुष विश्व हॉकी कप कब आयोजित किया गया था? 1971 में। कहाँ आयोजित किया गया था? बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। बार्सिलोना में। विजेता कौन सी टीम थी? पाकिस्तान विजेता टीम थी, फर्स्ट। अगला जो है, पिछली साल 2018 में पुरुष विश्व हॉकी कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी में आयोजित किया गया था, और इसमें जो विजेता थी वो बेल्जियम थी। किसको हरा करके? नीदरलैंड को हरा करके विजेता बनी थी। अगला जो है 2023 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप होगा यह होने वाला है भुवनेश्वर, भारत में ही भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाला है। ये था पुरुष हॉकी विश्व कप। अगला बात करें महिला हॉकी विश्व कप। महिला हॉकी विश्व कप, जो महिला हॉकी विश्व कप ये पहला कब हुआ था? 1974 में पहला हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, और इसमें जो विजेता टीम थी वो नीदरलैंड थी। अगला बात करें कि 2018 का जो हुआ है वो लंदन और कहाँ हुआ है? ये हुआ है लंदन एंड इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ है, और इसमें जो विजेता थी वो बनी थी नीदरलैंड ही बनी थी। अगला बात करें 2022 का जो हुआ है होगा, अगला जो 2022 का होगा वो नीदरलैंड और स्पेन में आयोजित किया जाएगा। 2022 का महिला
हाँ की बीफ कप। ये था दोस्तों कुछ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है सेकंड नंबर, हाल ही में नेपाल के एवरेस्ट माफिप के माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? ए बलजीत कौर, बी गुणवाला शर्मा, सी प्रेमलता अग्रवाल या डी ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, बलजीत कौर और गुणवाला शर्मा। बलजीत जो कौर हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं और गुणवाला शर्मा वो राजस्थान से एक पर्वतारोही हैं। हाल ही में ये एक माउंट जो एवरेस्ट माफिप है, एवरेस्ट माफिप की एक चोटी है, माउंट पोमोरी पर चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें पहला लगा हुआ है। अगला बात करें कि ये एवरेस्ट माफिप की 4 चोटियां हैं। 4 चोटियां हैं, ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो पहली इसकी जो चोटी है, आगे देख लेते हैं। पहली जो इसकी चोटी है माउंट एवरेस्ट माफिप की, एवरेस्ट माफिप की जो पहली चोटी है वो है माउंट पुमेरी। और दूसरी जो चोटी है जिसकी इसी चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी है, इसकी जो ऊंचाई है 71 मीटर। और दूसरी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट भी इसी का हिस्सा है एवरेस्ट माफिप का, और इसकी जो ऊंचाई है 8848.86। अगला जो है माउंट नोप्टे, ये भी किसका हिस्सा है? एवरेस्ट माफिप का। और जो चौथा है माउंट लोहात्फे जो है इसी एवरेस्ट माफिप का। ये चारों चोटी हिस्सा हैं और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट की जो नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है, लेकिन तिब्बत में इसे जाना जाता है चोमलोंगमा, जिसका हिंदी में अर्थ है पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है तिब्बत के लोग। और संस्कृत भाषा में इसे देवगिरी कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की अगली बात करें तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है हाल ही में वर्तमान में जो मापी गई है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, लेकिन अभी जो हाल में जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है। अगला बात करें माउंट एवरेस्ट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला फर्स्ट व्यक्ति कौन था? तो वो थे 1953 में पहले व्यक्ति थे एडमंड हेलरी, जो कि कहाँ के थे? ये थे न्यूजीलैंड के। और जो दूसरे व्यक्ति थे उनके साथ ही दोनों साथ में चढ़े थे शेरपा तेजिंग, ये भारत से बिलोंग करते थे। अगला जो बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी, प्रथम महिला वो कौन थी? जापान की जोको तबई, और इन्होंने 8 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अगला जो है भारत का इसमें देखे भूमिका, तो भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं वो हैं बछेंद्री पाल, ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। अगला जो बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? वो थी संतोष यादव। ये महिला है दोस्तों संतोष यादव। और कब इन्होंने चढ़ाई की थी? 1992
एंड 1993 में माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगला बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर अरुणिमा सिन्हा जी की बात करें। अरुणिमा सिन्हा, मुझे इन पर काफ़ी गर्व है। अरुणिमा सिन्हा जी जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2015 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अपंग महिला हैं। अपंग महिला बन गई हैं अरुणिमा सिन्हा। अगला जो बात करें मालवात पूर्णा, एक नाम आता है मालवात पूर्णा जो कि भारत से ही हैं, और ये 13 बर्फ 11 माह की उम्र पर माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम लड़की बनी है। अगला जो है सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। अगला जो बात करें कि प्रेमलता अग्रवाल ये भारत की हैं और माउंट एवरेस्ट की शिखर पर 48 वर्ष की उम्र में चढ़ने वाली सबसे बुजुर्ग प्रथम भारतीय महिला बनी हैं। तो और बात करें हाल ही में जो करंट अफेयर में आया है, ताफी यांगझोम कहाँ की हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की हैं और 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं ताफी यांगझोम। तो ये था दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगी? ए L&T लॉरेंस एंड टुब्रो, बी टाटा, सी रिलायंस, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी रिलायंस ही भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल का निर्माण करेगी। और ये इसमें क्या होगा, 2 सब केबल होंगे। पहला जो केबल होगा वो होगा इंडिया एशिया एक्सप्रेस वे जो कि भारत को सिंगापुर से जोड़ता है, और दूसरा जो होगा समुद्री पनडुब्बी केबल जो होगा वो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस वे होगा जो इंडिया को मध्य यूरोप से जोड़ता है। इससे कितना डेटा प्राप्त हो सकता है? 200 टेराबाइट तक डेटा प्राप्त किया जा सकता है। और इसके पूरा होने की कब तक संभावना है? तो 2023 तक ये पूरा हो जाएगा। अगला बात करें, रिलायंस की बात की गई है तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। पहले इसका नाम जो हुआ करता था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन हुआ करता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल करके रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया गया। रिलायंस के संस्थापक की बात करें तो रिलायंस के जो संस्थापक हैं वो हैं धीरू भाई अंबानी काफ़ी इंस्पायरेशनल पर्सन हैं अंबानी जी। और इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में जो है एमडी और अध्यक्ष हैं वो हैं मुकेश अंबानी जी। और इसके रिलायंस की और बात करें तो रिलायंस के हाल ही में इसका जो और प्लेटफॉर्म है जियो जो है इसी का प्लेटफॉर्म है। अगला जो बात करें, हाल ही में एक ब्लूमबर्ग बिलियनर्स रिपोर्ट आई हुई है 2021 में, और उसमें भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो मुकेश अंबानी और एशिया के दूसरे अमीर व्यक्ति जो बन गए हैं वो अडानी बन गए हैं। और मुकेश अंबानी को जो विश्व में रैंकिंग है वो 13वें नंबर पे हैं,
और अडानी जी 14वें नंबर पे हैं। और बात करें ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है, वो जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन के संस्थापक। अगला जो बात करें 4th नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप्स लॉन्च किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप्स लॉन्च किया गया है। क्या है यह हिट कोविड ऐप्स? हिट कोविड ऐप्स एक ऐसा ऐप है जो बिहार के लोग हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा और बिहार की इन डिस्ट्रिक्ट में जो कोविड संक्रमित व्यक्ति कहाँ घर में आइसोलेट रहेगा, होम आइसोलेशन रहेगा, उनका इस ऐप्स के माध्यम से होम आइसोलेट कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की निगरानी की जाएगी और ट्रैक किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। यदि उनका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आता है तो उनको सार्वजनिक अस्पताल में भी भर्ती कराया जाएगा। तो ये है हिट कोविड ऐप। अगला बात करें, बिहार की बात आई है तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो बिहार की जो स्थापना की गई थी वो 12 मार्च 1912 को की गई थी और इसका जो देख लेते हैं, इसके जो उत्तर में है वो एक देश के साथ सीमा साझा करता है जो है नेपाल। बिहार के पूर्व में वेस्ट बंगाल पड़ता है और बिहार के दक्षिण में झारखंड पड़ता है, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है और बिहार से अलग करके ही झारखंड को बनाया गया है। इसके जो पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम में वो उत्तर प्रदेश पड़ता है। अगला बात करें, बिहार का DLR नंबर जो है, DLR नंबर वो है 38 40 16। मतलब बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 38 हैं, लोकसभा सीटें जो हैं वह 40 हैं और राज्यसभा सीटें जो बिहार में हैं वो 16 हैं। अगला बात करें कि विधानसभा, इसमें यहाँ का बिहार का जो विधानमंडल है वो 2 सदनी है। 2 सदनी कहें तो यहाँ विधानसभा भी है और यहाँ विधान परिषद भी है। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें से एक है बिहार। विधानसभा की यहाँ सीटें देखें तो 243 विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 75। अगला बात करें कि विधान परिषद जो है भारत के 6 राज्यों में कौन कौन से है। पहला जो है महाराष्ट्र में है, दूसरा कर्नाटक में है, तीसरा आंध्र प्रदेश में है, चौथा जो है वो है तेलंगाना में है, पांचवा जो है वो यूपी में है और छठा जो है वो बिहार में है। हाल ही में सांसद ने असम और उड़ीसा और राजस्थान को विधान परिषद गठन की मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो विधानसभा परिषद का गठन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ये अपने अनुसार। हाल ही में एक करंट का मुद्दा आया था कि वेस्ट बंगाल ने विधान परिषद गठन के लिए मंजूरी दी है। अगला बात करें बिहार के बारे में ही, तो बिहार के जो सीएम हैं वो हैं नीतीश कुमार, 22वें नंबर के सीएम बने हैं और ये किस पार्टी से हैं, JDU जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री मतलब डिप्टी सीएम हैं और कौन कौन से 2 डिप्टी सीएम हैं बिहार में, तो 2 डिप्टी सीएम हैं। पहले जो हैं रेणु देवी, ये जो विधानसभा इनकी सीट है वो बतिया बिहार से हैं और ये डिप्टी सीएम हैं। अगला जो है दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो तारा, ये बीजेपी पार्टी से हैं। दूसरे हैं तारा किशोर प्रसाद, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं और ये कहाँ से हैं, किस विधानसभा सीट से हैं, कटिहार विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं। अगला बात करें कि बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, वो उच्च न्यायालय है पटना में
स्थित है और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजय कौरल। अगला बात करें बिहार में, तो बिहार में ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला जो बात करें कि बिहार में ही है वन्यजीव अभयारण्य भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? बिहार में है सब। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? बिहार में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो कहाँ है? बिहार में ही स्थित है। और निक्की बांध अभयारण्य जो है ये भी कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो ये था दोस्तों बिहार के बारे में। कुछ और देखें तो बिहार में ही है महाबोधि टेम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। महाबोधि टेम्पल का जो निर्माण करवाया गया था अशोक जी के द्वारा करवाया गया था और इसको 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला जो है सासाराम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। सासाराम शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है काफ़ी एग्जाम में। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। और सासाराम इसकी जो ऊंचाई है 226 फीट है और इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। अगला बात करें कि इसका जो निर्माण करवाया था, इसके जो डिजाइनर थे वो अलवाना थे, अफगानी थे डिजाइनर। और इसके जो निर्माण का जो निर्माण करवाया था वो शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाही ने करवाया था। अगला बात करें तो बिहार में ही लगता है सोनपुर में पशु मेला, और यह है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो सोनपुर बिहार में गंगा नदी के किनारे लगता है। बिहार में ही है एक प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमार गुप्त जी के द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त और भारत आने से पहले एक चीनी यात्री वेन फ्यांग यहाँ की यात्रा किया था और 1 साल तक यहाँ शिक्षा भी ली थी। अगला जो बात करें नालंदा विश्वविद्यालय में, तो एक बख्तियार नाम का शासक था जिसने तीसरा जो आक्रमण 3 बार आक्रमण हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय में, तीसरा जो आक्रमण किया था वो बख्तियार ने किया था और इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता है यहाँ 10,000 स्टूडेंट थे। 10,000 स्टूडेंट प्राचीन काल में पढ़ते थे और यहाँ म्यांमार, इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान सभी जगह से छात्र आते थे और यहाँ जो शिक्षक थे वो 2,000 शिक्षक थे। अगला जो है बिहार, तो दोस्तों ये था बिहार के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो बात करें बिहार का जो करंट अफेयर से रिलेटेड करें तो इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला जाएगा। तो ये था दोस्तों बिहार का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक के साथ। होप अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप के बेडल सागर में स्थित किस नाम का विशाल हिमखंड टूटा है? A30, B A60, C A76 या D नन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा A76। 4320 वर्ग किलोमीटर का विशाल हिमखंड हाल ही में टूटा है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पहले जो 9% की
समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता है वो अंटार्कटिका के हिमखंड और ग्रीनलैंड के बर्फ के टूटने से बढ़ता है। अगला जो बात करें तो यह हिमखंड का जो नामकरण करता है वह यूएफए स्थित यूएफए आइस सेंटर, नेशनल आइस सेंटर, यूएफए में एक संस्था है यूएफ नेशनल आइस सेंटर। ये क्या करती है, अब जो अंटार्कटिका में बर्फ द्वीप है, हिमखंड है, उनका नामकरण करती है। इसका पता कैसे लगाया गया, एक कॉपर निकफ उपग्रह है यूरोपियन यूनियन का, उसी की तरह उसी से छवि खींच करके इस हिमखंड के टूटने का पता लगाया गया और यह एक विशाल हिमखंड है। अगला जो बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कोई जन निवास नहीं करते, कोई व्यक्ति नहीं निवास करते। यहाँ बड़े बड़े देशों के स्पेस सेंटर जरूर हैं। और अगला जो बात करें, इसे बर्फ ज़्यादा होने के कारण श्वेत महाद्वीप कहते हैं, इसी को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अगला जो बात करें अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट बिनफन है, 4895 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। भारत के अंटार्कटिका में कुछ स्पेस सेंटर हैं। जो पहला था गंगोत्री 1983 में लगाया गया था, एक था मैत्री जो 1985 में स्थापित किया गया था और एक था भारती 3 यहाँ स्पेस सेंटर हैं भारत के, जिसे 2012 में स्थापित किया गया था। तो ये था अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। देख लेते हैं महाद्वीप, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है फर्स्ट नंबर पर वो है एशिया, सेकेंड नंबर पर जो है महाद्वीप वो है अफ्रीका और थर्ड नंबर पर जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर है वो साउथ अमेरिका और फिफ्थ नंबर पर जो है महाद्वीप वो है अंटार्कटिका और सिक्स्थ नंबर पे जो है यूरोप और सेवंथ नंबर पे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला जो बात करें दोस्तों क्वेश्चन का वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए दिल्ली, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। क्या है यह आयुष घर द्वार? आयुष घर द्वार में कोविड-19 से संबंधित सुधार लाने की लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है कि रिकवरी रेट को कैसे बढ़ाया जाए। यदि कोई व्यक्ति मतलब कि उससे रिकवर हो चुका है तो उसका विकास कैसे किया जाए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये आयुष घर द्वार में कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। अब आया है एक और, हाल ही में एक मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वैध आपके द्वार हाल ही में लॉन्च किया है और ये है आयुष घर द्वार। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें क्या होगा, एक आयुष कोयरा नाम का ऐप होगा, इसमें 5-6 डॉक्टर हैं और इसमें एक मरीज घर बैठे इस ऐप में वीडियो कॉलिंग करके इन डॉक्टरों से मुफ्त में सलाह ले सकता है, मुफ्त में। अगला जो स्टेट आया है वो हिमाचल प्रदेश आया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के जो DLR नंबर है वो 120403 है। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 12 हैं, लोकसभा सीटें जो हैं वो 4 हैं, राज्यसभा जो सीटें हैं वो 3 हैं। अगला बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में ही, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 1956 को की गई थी, लेकिन ये यूटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगला बात करें कि इसकी स्थापना फिर कब की गई थी, तो इसका जो स्थापना राज्य के रूप में की गई थी वो 25 जनवरी 1971 को की गई थी। अगला बात करें हिमाचल प्रदेश
तो हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर फेयर होता है, इधर फेयर होता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के साथ सबसे उत्तरी बॉर्डर फेयर होता है। इसका पूर्वी बॉर्डर जो फेयर होता है हिमाचल प्रदेश का, वो तिब्बत एंड उत्तराखंड के साथ। इसका जो दक्षिणी बॉर्डर जो फेयर होता है, वो इसका जो पश्चिमी बॉर्डर जो फेयर होगा वो पंजाब के साथ होता है, पंजाब के साथ। और इसका जो दक्षिणी बॉर्डर फेयर होता है वो हरियाणा और यूपी के साथ होता है। अगला बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ का जो विधानमंडल है वह एक सदनी है। अगला जो बात करें हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। और ये किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ का उच्च न्यायालय जो है वो शिमला में है, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति एम नारायण स्वामी हैं। हिमाचल प्रदेश में ही एक 4 से 5 नेशनल पार्क हैं। वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला जो नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दूसरा जो है पिन वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है इंदर किला नेशनल पार्क, और तीसरा जो है खीर गंगा नेशनल पार्क, और पांचवा जो है वो है सिमबलवारा नेशनल पार्क, यहीं स्थित है। तो ये 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में हैं। मोस्ट आईएमपी हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ही है खिब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंजी अभयारण्य, गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य, और एक है धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य, और चैल वन्यजीव अभयारण्य है, और कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ही है 2 बांध हैं फेमस बांध। एक है पौंग बांध काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ये किस नदी पर है? ब्यास नदी पर स्थित है। अगला बात करें कि एक है भाखड़ा नागल बांध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, भाखड़ा नागल बांध। इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है, और एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, और इससे 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, और यह सतलज नदी पर बनाया गया है, और इसके पीछे ही एक गोविंद सागर जलाशय या झील स्थित है। इसी बांध के द्वारा बनाया गया है। अगला जो है ये था हिमाचल प्रदेश के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, हाल ही में बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर के लिए व्हिटली अवार्ड 2021 जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, ये वाला क्वेश्चन। व्हिटली अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय प्रीतम गर्ग, वाई नोक्लू, श्रवण मोहन या रमेश दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाई नोक्लू। ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने एक नागालैंड का क्षेत्र है 1600 किलोमीटर का, वहाँ उन्होंने जैव विविधता को काफ़ी संरक्षण किया। इसी के चलते इन्हें व्हिटली अवार्ड 2021 दिया गया, और यह व्हिटली अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं। और जब एकमात्र आ जाए तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला जो बात करें व्हिटली अवार्ड, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, और इसमें 4000 पाउंड दिए जाते हैं। 4000 पाउंड, वैसे कहें तो 41 लाख
रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। और जो मेन है इफ़ी अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर के नाम से कहा जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर वो बीटली अवार्ड को जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडन या व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? ए अम्फुला कांत, बी नैन्सी और सी या कि नीरा टंडन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारतीय अमेरिकी हैं नीरा टंडन, जिन्हें व्हाइट हाउस या जो बाइडन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें कि ये जो नीरा टंडन हैं ये बराक ओबामा जी के कार्यकाल में भी एक अधिकारी थीं। और यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात आ गई है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अमेरिका का स्टैटिक पॉइंट क्या है। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और बात करें यहाँ के जो करेंसी चलती है वो चलती है यूएसए डॉलर चलती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएसए के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हाल ही में बने थे वो हैं जॉय बाइडेन। और ये किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और इसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप जो थे रिपब्लिक पार्टी के थे। और ये किस नंबर के जॉय बाइडेन हैं? 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अगला बात करें कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट वो हैं कमला हैरिस, पहली फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और ये किस नंबर की हैं? 49वीं नंबर की हैं। अगला बात करें कि अमेरिका में अपर हाउस जो होता है उच्च सदन, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है वहाँ सीनेट होता है। और इस सीनेट में जो टोटल सीटें हैं वो 100 हैं। एक नॉमिनेटेड के लिए होती है तो 101, और मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए 50 सीट लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, वहाँ के लोअर हाउस को, अमेरिका के लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और यहाँ की जो सीटें हैं वो 435 सीटें हैं और 6 नॉमिनेटेड होती हैं। तो वोटिंग कितने पे होती है? 435 सीटों पर 6 नॉमिनेशन पर होती है। और इसमें मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए 218 सीट लाना अनिवार्य है। अगला बात करें, अमेरिका में ही है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, अमेरिका में ही है IMF का हेडक्वार्टर, अमेरिका में ही है नासा का हेडक्वार्टर, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस लिमिटेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके जो हैं वर्ल्ड बैंक जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया से। नासा के हैं जो हैं बिल निल्सन। अमेरिका और भारत के बारे में बात करें तो इनके बीच में कुछ एक्सरसाइज होती हैं। पहला जो है युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में एक्सरसाइज है। दूसरा जो है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज अमेरिका और भारत के बीच में होता है। और तीसरा जो है मालाबार जो एक्सरसाइज है ये 3 देशों के बीच में जापान, यूएसए और इंडिया की सेनाओं के बीच में होता है। और एक जो होता है वो होता है युद्धाभ्यास टाइगर, ट्रंप और मालाबार। यही तीनों एक्सरसाइज जो होते हैं वो अमेरिका और भारत के बीच में होते हैं। तो ये था दोस्तों अमेरिका के बारे में। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को पहलवान को दिल्ली की पुलिस ने हत्या के मामले में 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया है?
ए फुफील जोशी, बी अभिनव बिंद्रा, सी गगन नारंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फुफील कुमार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फुफील कुमार ओलंपिक पदक विजेता हैं और फुफील कुमार के बारे में बात करें तो हाल ही में इन्हें छत्रसाल स्टेडियम से गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में इन पर केस दर्ज किया गया है। फुफील कुमार जी के बारे में और बात करें तो फुफील कुमार जो हैं ये एक पहलवान हैं। किस खेल से संबंधित है? पहलवान हैं और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, जब अभिनव बिंद्रा ने इसी बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लाया था 10 मीटर एयर पिस्टल में, और इसी बीजिंग ओलंपिक में ही फुफील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने जो रजत पदक जीता था। और इसी के साथ एकमात्र खिलाड़ी ऐसे बन गए फुफील कुमार कि लगातार ओलंपिक में बैकिक स्पर्धा में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने थे वो पहलवान फुफील कुमार बने थे। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फुफील कुमार से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला जो है 10th नंबर का, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस किस दिन बनाया जाता है? ए 21 मई, बी 20 मई और सी 18 मई या डी 23 मई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस बनाया जाता है। अगला बात करें कि मई के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो पहला जो 1 मई को बनाया जाता है वो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिकों के शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। दूसरा जो बनाया जाता है 2 मई को वो बनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस बनाया जाता है, और विश्व हास्य दिवस भी बनाया जाता है। अगला बात करें 3 मई को, तो 3 मई को बनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। 4 मई को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस बनाया जाता है 4 मई को। और 4 मई को ही इस साल पहले मंगलवार को मई के विश्व अस्थमा दिवस बनाया गया। 5 मई को बनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और बात करें 8 मई को बनाया जाता है, 8 मई को मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 8 मई को ही बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। और बात करें 9 मई को बनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 11 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और बात करें 12 मई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और बात करें 15 मई को बनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। 16 मई की बात करें तो 16 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई की बात करें तो 17 मई को ही बनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस व विश्व समाज दिवस मनाया जाता है। और 17 मई को ही बनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और 18 मई को बनाया गया है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। और 18 मई को ही बात करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बनाया जाता है। और 20 मई को बात करें, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 20 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मापन दिवस या मेट्रोलॉजी दिवस बनाया जाता है। मेजर फॉर हेल्थ इसकी थीम थी। और 21 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय
चाय दिवस और 21 मई को ही बनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, चूँकि इसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जो हुई थी हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो इसकी याद में आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को बनाया जाता है। 22 मई को बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व जैव विविधता दिवस, और इसकी थीम क्या थी? वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगला जो है 23 मई, जैसा कि मैंने अभी बताया 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। यदि अच्छा लगा हो तभी करें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। स्टे होम एंड स्टे सेफ।